लैंग फैंग, जो कि गार्ड कप्तान है, हालात का विश्लेषण करते हुए याद करता है कि गियोस परिवार ने ही युवा मालिक की कार दुर्घटना करवाई थी। लेकिन बुजुर्ग साहब को लगता है कि कहानी में और भी कुछ छुपा है। इसलिए वे आदेश देते हैं कि जांच जारी रखो, क्योंकि याय परिवार अब भी असली खतरे में है। दूसरी तरफ स्यू परिवार की हवेली में यानफान पलंग पर लेटा सोच रहा होता है कि झाओ परिवार वाली चाय वाली बात अब तक सबके बीच फैल गई होगी। तभी उसे एक नरम शर्माई हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो येक्शी एक खूबसूरत ड्रेस में खड़ी होती है। वो पूछती है कि क्या वो अच्छी लग रही है। वो सोच चुकी है कि शायद अब समय आ गया है कि वो अपने दिल की बात यान को बता दे। हमारे एमसी यान मुस्कुराकर कह देता है कि वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। ये सुनकर येक्शी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चेहरा गुलाबी हो जाता है। वो धीरे धीरे उसके पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती है। यान मासूम बनकर पूछता है कि क्या करने वाली हैं, जिससे येक्शी और भी शर्म से भर जाती है। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो कहती है कि वो चाहती है कि वे दोनों एक दूसरे के और करीब आएं। यान मजाक करता है कि हम तो पहले ही साथ सो रहे हैं, जिस पर येक्शी और भी लाल हो जाती है और कहती है कि मैं उस तरह की नींद की बात नहीं कर रही हूं। यान पूछता है कि फिर कैसे होता है। येक्शी समझाने में हड़बड़ा जाती है, उसे शब्द ही नहीं मिलते। शर्म में वो उसे हल्की सी चपत लगाती है और कहती है, तुम बहुत परेशान करते हो। उसकी शर्म देखकर यान मुस्कुरा देता है। यक्षी और भी करीब आकर धीमी आवाज में कहती है, सबसे पहले लोग एक दूसरे के बिल्कुल पास आते हैं। यान उसके पास खींच आता है। तभी यक्षी उसका चेहरा पकड़कर उसे चुप करा देती है और उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन देती है। वो कहती है, बस मेरे साथ चलो। और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, नरमी, गर्माहट और भावनाओं के साथ। कमरे में हल्की ऊर्जा लहराने लगती है। यान महसूस करता है कि उसके भीतर की शक्ति फिर से बढ़ रही है। वो सोचता है कि यक्षी की शक्ति भी शायद विकसित हो गई है। उधर बाहर पहरेदार ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करके आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक गार्ड कहता है कि मिस यू सच में भाग्यशाली हैं, दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। कमरे में वापस आते ही हमारा लड़का युक्षु को धन्यवाद देता है कि उसने कभी भी याई परिवार का साथ नहीं छोड़ा। तभी यान घोषणा करता है कि आज से वो उसकी औरत है और अब वो उसे हर मुसीबत से बचाएगा। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं सू परिवार की हवेली में। कोई आदमी अपने पिता को ढूंढते हुए अंदर आता है। युवा लड़का पूछता है कि क्या उनके पिता सोचते हैं कि झां परिवार पर हुए हमले के पीछे येन का हाथ है। ये सुनकर बूढ़े आदमी का पारा चढ़ जाता है। वो अपने बेटे को तुरंत चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि याई परिवार उनके उपकारी हैं और वे तो खुश होंगे अगर येन जल्द ठीक हो जाए। लड़का परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर हमारे हीरो को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। वो याई परिवार की संपत्ति के बारे में बकवास करता रहता है, लेकिन उसके पिता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और चुप रहने को कहते हैं। बूढ़ा बताता है कि उसने पहले ही पता लगा लिया है, हमारे हीरो ने कुछ नहीं किया, बल्कि कोई और वापस आया है जाओ टचिंग से बदला लेने के लिए। ये सुनकर बेटा चौंक जाता है और पूछता है कि ये ग्रैंड मास्टर लेवल का योद्धा आखिर है कौन। बूढ़ा थोड़ी देर सोचता है और उसके दिमाग में उस मास्टर की छवि उभरती है। फिर वो बताता है कि उस आदमी का नाम है फान यी। लड़का कहता है कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि नाम नहीं, उसकी ताकत मायने रखती है। युवा लड़का ठंडा पसीना बहाने रखता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि उसके पिता क्या सोच रहे हैं। फिर बूढ़ा कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द फानी को ढूंढना होगा, क्योंकि उनके पास उससे करवाने के लिए एक बहुत जरूरी काम है। लड़के पर अचानक बिजली गिरती है। उसे समझ आता है कि उसके पिता उस विशेषज्ञों को किराए पर लेकर हमारे एमसी और पूरे याई परिवार को खत्म करवाना चाहते हैं। जोश में भरा बेटा तुरंत आदेश पूरा करने के लिए निकल भागता है, जबकि पिता चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है।